નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત ન્યૂઝ। પરિણામ પરિવર્તન કે પુનરાવર્તન, ક્યાંક પરિવર્તન તો ક્યાંક પુનરાવર્તન જોવા મળી રહ્યું છે, પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી લીડ કરી રહી છે। એને જ લઈને ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓમાં ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે। ગોરધન ઝડપિયા ભારતીય જનતા પાર્ટીના ગુજરાતના ઉપાધ્યક્ષ શું કહી રહ્યા છે, આવો સાંભળીએ। પાર્ટીની કોએલિશનની સરકાર ત્યાં આપણી સીટો આવે છે, પણ જ્યાં અમે હતા નહીં એનો ગઢ કહેવાય આસામ, ત્યાં અમે 2/3 મેજોરિટીથી છીએ। એટલે ભાજપના પ્રભાવથી આખું નોર્થ ઇસ્ટ છે, એટલે અમારી ત્યાં પ્રયાસ છે જ। ત્યાં લોકલ પાર્ટીઓ પણ સ્પર્ધામાં છે જ, એટલે ત્યાંનું પરિણામ તો 5 તારીખે એમની ગણતરી થશે ત્યારે આવશે, પણ આ 3 રાજ્યો તો અમે એબ્સોલ્યુટલી જીતી રહ્યા છીએ। આજના પરિણામની અસર શું માનો છો? લોકસભાની ચૂંટણીમાં કેવી રીતે પડી? લોકસભામાં એક પણ સીટ આ રાજ્યોમાંથી હવે કોંગ્રેસને મળે નહીં, કારણ કે 2018માં આ 3 રાજ્યોમાંથી 2 રાજ્યોમાં કોંગ્રેસની સરકાર હતી, છત્તીસગઢ અને રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ। 18માં જેની 2 સરકારો હોય અને છતાંય બધી સીટો આવતી હોય મધ્યપ્રદેશની એક છોડીને, 29 સીટ મધ્યપ્રદેશની, 28 ભાજપ, 25 રાજસ્થાન, 25 ભાજપ, 9 છત્તીસગઢ, 9 ભાજપ। તો હવે જ્યાં સરકારો નહોતી ત્યારે પણ મળી હતી, હવે તો કોંગ્રેસે ડિપોઝિટ બચાવે। ગુજરાત ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉપાધ્યક્ષ તેમણે પણ કહ્યું કે જ્યાં અમે નહોતા ત્યાં પણ અમે આવી ગયા છીએ, અને આ રીતે જોવા જઈએ તો ભારતીય જનતા પાર્ટી જે પ્રમાણે લીડ કરી રહી છે, અને ખાસ તો મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન અને હવે તો છત્તીસગઢમાં પણ શરૂઆતી કોંગ્રેસ જે આગળ હતી, અને ત્યારબાદ ભારતીય જનતા પાર્ટી ક્યાંક લીડ કરતી જોવા મળી રહી છે। રાજસ્થાનમાં જોઈએ તો ખાસ ભારતીય જનતા પાર્ટીની વાત કરીએ તો રાજસ્થાનમાં પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી લીડ કરી રહી છે, 111 સીટો પર આગળ છે, કોંગ્રેસ 72 સીટો પર। છત્તીસગઢમાં 54 સીટો પર હવે ભારતીય જનતા પાર્ટી આવી ગઈ છે, કોંગ્રેસ 35 સીટો પર છે, અને મધ્યપ્રદેશની વાત કરીએ તો 162 સીટ, એટલે કે ખૂબ સારી એવી લીડ ભારતીય જનતા પાર્ટીને મળી છે। ત્યારે આ જ મુદ્દે ચર્ચા કરવા માટે અમારી સાથે જોડાયા છે જાણીતા पत्रकार ने राजकीय विशेषज्ञ जिनकी निगाहें इन चुनावों पे रही है, निर्मल शिरोया हमारे साथ है। निर्मल जी, स्वागत है आपका। जी जी निर्मल जी, कैसे देखते हो इस मतलब चुनाव के जो परिणाम आ रहे हैं, और उसमें हालांकि 4 राज्यों का परिणाम आ रहे हैं, उसमें देखा जा सकता है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। तेलंगाना में हालांकि कांग्रेस आगे चौकस है। क्या इसके समझा जाए इस चुनाव को, परिणाम को देखकर? देखिए दिलीप जी, यह चुनाव निश्चित रूप से राजनीतिक दलों ही नहीं, उनके राजनीति को जानने वाले जानकारों को भी चौंका रहे हैं। कारण यह है कि मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की, तीनों राज्यों की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग तरीके से राज्य संचालन चल रहा था। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बेहद कमजोर थी। राजस्थान में अशोक गहलोत का जो कल्याणकारी योजना है वो बेहद बेहतरीन थी। मध्य प्रदेश में माना जा रहा था कि 18 साल की सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है, लेकिन इन सब चीजों को नकारते हुए मतदाताओं ने जो फैसला दिया है उसे राजनीतिक दलों को भी चौंकाया है, और राजनीति के जानकारों को भी चौंकाया है। लेकिन जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व था उसका जो विश्वास है, खासकर उनका जो हाईकमान है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, ये जो बड़े लीडर थे, इनके प्रति जो विश्वास है उनका, उस टीम ने अपने आप पर विश्वास किया, और उन्होंने इन तीनों क्षेत्रों में, तीनों राज्यों में वहां की लोकल लीडरशिप को नजरअंदाज कर, निश्चित रूप से कहा जाएगा नजरअंदाज ही किया, एक तरह से नजरअंदाज कर उन्होंने अपने दम पर चुनाव लड़ा। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व से केंद्रीय मंत्रियों को, केंद्र के बड़े नेताओं को वहां पर एक टीम बनाकर उतारा। मध्य प्रदेश में ना सिर्फ उतारा, बल्कि मध्य प्रदेश में तो कई सांसदों और मंत्री को चुनाव भी लड़ा दिया। ये हिम्मत आमतौर पर राजनीतिक दल कर नहीं पाते हैं, लेकिन उन्होंने किया। उन्हें कहीं लग रहा था कि कहीं अगर ऐसा कुछ है, कहीं मध्य प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर है, तो उससे कैसे पार पाया जाए, और उन्होंने पार ही नहीं पाया बल्कि उस आंकड़े को डबल कर दिया। मतलब अभी भारतीय जनता पार्टी या उनका जो संगठन का संरक्षक है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ,
उसका भी मानना था कि भारतीय जनता पार्टी 70-80 सीटों पर सिमट जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब आप ही बताएं कि ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने आज जीत हासिल की है, तो निश्चित रूप से इसका श्रेय केंद्रीय नेतृत्व को अधिक जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर क्या लगता है कि ये जो जीत है, कि हालांकि आपने बोला कि क्षेत्रीय दलों को कहीं महत्व नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने, त्रिदेव यानी हम नरेंद्र मोदी की बात करें, अमित शाह की बात करें, या तो फिर जेपी नड्डा की बात करें, ये क्या जो त्रिदेव है उनको ये यश जाता है, क्या लगता है आपको? देखिए, निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व का ही इसमें मानना पड़ेगा कि उनका उनका जो कॉन्फिडेंस था, उनका जो आत्मविश्वास था, उनके कार्यों का आत्मविश्वास, उन्हें लगता था, उन्हें मालूम है कि हम जो कर रहे हैं वो उसके साथ जनता है। कई मुद्दे हैं नेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, लेकिन उन सबको नजरअंदाज कर अगर वो स्थानीय मुद्दों पर भी जाकर लड़े तो निश्चित रूप से उनकी सफलता है। अब मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश का पहला नतीजा भी आ चुका है। यहाँ पर काला सीट है, जहां पर कुणाल चौधरी बेहद युवा, कांग्रेस का बहुत ही साफ सुथरा चेहरा, बहुत ही कद्दावर नेता, लेकिन उन्हें भी 11,000 से अधिक मतों से हार का सामना करना पड़ा है। तो आप आकलन कर सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा कमबैक किया है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने, और ये निश्चित रूप से इसका सीधा लाभ लोकसभा चुनाव में मिलेगा। बिल्कुल। पर साहब, लगता था मध्य प्रदेश में जैसे शिवराज सिंह और केंद्रीय नेतृत्व में जो अनबन था, राजस्थान में हमने देखा है कि जो वसुंधरा राजे सिंधिया है उनके और केंद्र के बीच में अनबन था, हालांकि पीछे से बाजी संभाली केंद्रीय नेतृत्व ने। पर क्या लगता है कि इसके जरिए जो भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान होने वाला था, वो नुकसान तो कहीं दिखता नहीं है, इसकी वजह क्या लगती है आपको? देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय नेतृत्व को कहीं कहीं लांघने की कोशिश कर रहे थे। वो भी योजनाएं लागू कर रहे थे, वो जनहित की योजनाओं को उनका जो अपना था, जब वो सभाएं लेते थे, वो लोगों के बीच जाते थे, तो शिवराज सिंह चौहान कुछ आए हुए थे। मामा उनका एक अपना वो है, मामा का एक उनका स्लोगन जो ऐसा चलता है जो लोगों में छाया हुआ है। उन्होंने लाडली बहना योजना जब लागू की तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व उससे संतुष्ट नहीं था। केंद्रीय नेतृत्व की बात करें या प्रधानमंत्री खुद की बात करें, प्रधानमंत्री ने जितनी भी सभाएं ली मध्य प्रदेश में, जितनी भी मध्य प्रदेश आए, उन्होंने कई योजनाओं की बात करी। वे किसान योजना की बात करते हैं, वो आवास की बात करते हैं, वे शौचालय की बात करते हैं, वे स्वच्छता की बात करते हैं, लेकिन लाडली बहना योजना की बात नहीं करते। उन्होंने कभी नहीं कहा, एक बार भी उनके किसी भाषण में इस योजना का उन्होंने नहीं किया। लेकिन अंतिम 3 दिनों में जिस तरह से महिलाओं ने परिवर्तन किया और महिलाओं ने जिस तरह आगे आकर वोट डाला, भारतीय जनता पार्टी को मिला है करीब 8% का वोटिंग डिफरेंस। यह एक बहुत बड़ी बात है, जबकि आकलनकर्ता जितने भी थे उन सबको मानना था कि 1.5 से 2% का एक अंतर आएगा, और ये 1.5 से 2% का अंतर बीते चुनाव में भी था। 2018 के चुनाव में भी अंतर था, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिशत अधिक था, कांग्रेस का कम था। बावजूद इसके कांग्रेस बहुमत में थी यहाँ पिछली बार। हालांकि 15 महीने की सरकार के बाद उन्होंने जोड़ तोड़ की राजनीति का बनाई, और इस चुनाव में ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व का ये जो राजनीति है, तोड़ फोड़ कर राजनीति करना या किसी दल से उनको यहाँ पर लाकर प्राथमिकता से चुनाव लड़वाना, उन्हें लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता इस बात से नाखुश है। लेकिन नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है वो इतना मजबूत हो चुका है कि वो अंतिम समय में लड़ने को तैयार हो गया, और उसने जिस तरह लड़ाई लड़ी वो चौंकाने वाली है। यहाँ नेता नहीं लड़ रहे थे, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ा है, और आम जनता ने उन्हें भरपूर सहयोग दिया। यही कारण है कि आज 150 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीतने जा रही है। बिल्कुल। सवाल यह है निर्मल जी कि मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो माना कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, पर शिवराज सिंह भी वहां पे मेहनत कर रहे थे, काफी उन्होंने सभाएं की चुनाव में, जब उन्होंने उनकी भी एक लोकप्रियता देखने को मिलती है। अब क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में जो सीएम का चेहरा है उनको मतलब बताया नहीं गया कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में सीएम का चेहरा है। अब मान लो कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बहुमत से आ जाती है, एंटी इनकम्बेंसी भी कहीं नहीं दिखती, उनकी योजनाएं भी लागू की वो भी कहीं सपोर्ट कर रही है, वहां की जनता का सपोर्ट मिला है। क्या लगता है अब नेतृत्व, जो केंद्रीय नेतृत्व है, शिवराज सिंह चौहान को फिर से एक बार सीएम बनाएंगे कि क्वेश्चन मार्क ही रहेगा? मैं निश्चित ही आपकी बात से सहमत हूं कि शिवराज सिंह चौहान ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और बहुत जबरदस्त तरीके से कराई। पूरे चुनाव में आपको बता दूं कि शिवराज सिंह चौहान ने करीब 160 सभाएं की। वो दिन रात जनता के बीच रहे। एक ऐसे लीडर है मध्य प्रदेश पूरे देश में जो जनता के बीच रहते हैं, ना सिर्फ बीच रहे बल्कि लोकप्रिय है। वो वे अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाया, जनता के बीच रहे, उन्होंने अपने आप पे विश्वास जताया।
कहीं ना कहीं जो केंद्रीय नेतृत्व का असमंजस था वो भी सही था, लेकिन आज निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह जीत हासिल की है, 2 महीने पहले जब भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर केंद्र के नेताओं को भेजा और शुरुआती दौर में जो लिस्ट जल्दी जारी की 2 महीने पहले कुछ लोगों की, लेकिन जब आखिरी आखिरी में 50% से अधिक जो अपने प्रत्याशी उतारे, वहां पर शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर आए। शिवराज सिंह चौहान के आगे केंद्रीय नेतृत्व ने आखिरी आखिरी में समर्पण किया और उनके कहने पर ऐसे लोगों को चुनाव मैदान में उतारा। उनका विरोध था, काफी विरोध हुआ, पुतले जलाए गए, मीटिंगें होती रही, लेकिन वो लोग सब अभी यहाँ 10-10 हजार मतों के मार्जिन से जीत रहे हैं। ये सब शिवराज सिंह के साथी हैं। जैसे मालवा निमाड़ की बात करें तो मालवा निमाड़ में कैलाश विजयवर्गीय को उतारकर उन्होंने एक चौका का फैसला किया केंद्रीय नेतृत्व में, और मालवा निमाड़ में यह भी संभावना थी कि यहाँ पर 20% सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी, लेकिन आज मान लो कि मध्य प्रदेश में जैसे शिवराज सिंह ने लीड किया, काफी अच्छी लीड दिखा रहे 163 और कांग्रेस ओनली 63, जिस प्रकार अभी रुझान, क्या लगता है कि ये जो जीत भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में इतनी बहुमत से हो रही है, इसका श्रेय केंद्रीय नेतृत्व को मिलेगा, बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी की गारंटी को, अमित शाह को देंगे, जेपी नड्डा को देंगे, या खुद शिवराज सिंह चौहान इसके हकदार है? किसको देंगे आप? देखिए, जिस तरह से बहुमत मिला उसका तो हकदार शिवराज सिंह चौहान को मानना चाहिए, क्योंकि 18 साल सरकार चलाने के बाद उन्होंने सत्ता विरोधी लहर को अपने पक्ष में तब्दील किया। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व की भी मानना पड़ेगा कि उनका विश्वास यहाँ पर काम आया, और जो कार्यकर्ता में नर्वसता थी, जो कार्यकर्ता में हताशा थी, उसको केंद्रीय नेतृत्व ने मजबूत किया और उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व आपके साथ है, आप चुनाव में जाइए, बूथ लेवल पर जाइए और हम आप इस चुनाव को जिताएंगे। तो ये जो दोनों परिस्थितियां थी, इन दोनों ने मिलजुल कर काम किया। लेकिन शिवराज सिंह निश्चित रूप से बहुत इस बात का क्रेडिट उनको मिलना चाहिए कि इतने, क्योंकि आप देखिए छत्तीसगढ़ का आप देख लीजिए, तेलंगाना का देख लीजिए, राजस्थान का उदाहरण देख लीजिए, तीनों जगह सत्ता विरोधी लहर में सरकारें चली गई है। तो ऐसी स्थिति में अगर मध्य प्रदेश में 18 साल बाद भी कोई व्यक्ति सरकार ला रहा है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 2013 में आंकड़ा था 160 सीटों का, वो आंकड़ा फिर दोहराया जा रहा है। मतलब साफ है कि शिवराज सिंह चौहान की योजना है, शिवराज सिंह चौहान की कार्यशैली को लोगों ने पसंद किया, उससे संतुष्ट है और एक बार फिर उनको सत्ता मिलने जा रही है। तो ये एक मिली जुली बात है, लेकिन कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने में केंद्रीय नेतृत्व ने जो भूमिका निभाई है वो सराहनीय है। निर्मल जी, आते हैं राजस्थान पर ऐसा है कि राज या रिवाज जो जिस तरह देखने को मिला है कि 5 साल में वहां की जनता सत्ता पलट देती है, रोटियां पलटते हैं, ऐसे सत्ता पलट देती है। इस बार भी कहीं ऐसा लगता था कि अशोक गहलोत दोबारा एक बार आएंगे, रिवाज टूटेगा, रिवाज नहीं टूटा है, तो अशोक गहलोत फिर से एक बार आए। कांग्रेस हार रही है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। कहां कमी रह गई अशोक गहलोत के नेतृत्व में, जिसके कारण कांग्रेस को ये दिन देखने पड़े? हालांकि अशोक गहलोत एक नेतृत्व राज्य में तो था, पर केंद्रीय लेवल में भी कांग्रेस का एक चेहरा थे। देखिए, अशोक गहलोत हाईकमान के सबसे नजदीकी नेता हैं। हाँ, उसकी भी वहां पर जनता के लिए बहुत अच्छी है, वहां पर जो काम कर रहे हैं उसकी काट भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान के पास भी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी अशोक गहलोत की योजनाओं से घबराता था, उसके पास नहीं था कि वो इसके विकल्प के तौर पर क्या पेश करे। लेकिन जो गलतियां हुई है, सचिन पायलट से मतभेद एक सबसे बड़ी गलती, जो विभाजन हुआ है वहां पर कांग्रेस का आपसी, इसके बाद जो दूसरी चीज आई है वो वहां पर पोलराइजेशन, वहां पर धर्म के नाम पर जो राजनीति हुई है, तुष्टिकरण हुआ है, उसने आम जनता को वहां के नाराज किया। अशोक गहलोत कुछ ज्यादा ही एक पक्ष के की ओर झुक गए। वहां पर जो दंगे होने लगे, जिस तरह की मारकाट मची, जिस तरह के अपराध बढ़े हैं और खासकर महिलाओं पर अत्याचार, इन सब चीजों ने भारतीय जनता पार्टी के जो मतदाता थे उन लोगों को आक्रोशित कर दिया। मतलब जनता के अंदर जो आक्रोश आया वो मतों में तब्दील हुआ। हालांकि उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था अशोक गहलोत का, इस बार रिवाज नहीं बदलेगा, लेकिन बदलाव आया। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी को अपने लीडर्स पर आज भी विश्वास नहीं था। वहां पर वसुंधरा राजे सिंधिया हो या कोई और, उन्होंने दिया कुमारी राज्यवर्धन सिंह के रूप में विकल्प देखा है भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में, लेकिन वसुंधरा राजे ने अपने लोगों को निर्दलीय उतारकर आज जो वहां 15-16 लोग निर्दलीय आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब वसुंधरा राजे के समर्थक हैं, अधिकांश उनमें से। तो आप मान के चलिए कि वसुंधरा राजे ने अंतिम समय में चुप रहकर या अपने क्षेत्र में कार्य करके राजस्थान में सत्ता परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अब वो प्रबल दावेदार हो गई है। हालांकि 2-3 दावेदार और ये सवाल यही भी बनता है, जैसा कि मध्य प्रदेश में सवाल बना, मैंने आपको पूछा कि मध्य प्रदेश में क्या अब केंद्रीय नेतृत्व की मजबूरी रहेगी कि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाए? बस यही मजबूरी क्या केंद्रीय नेतृत्व की रहेगी कि अब तक जो वसुंधरा राजे सिंधिया जिनको साइडलाइन किया था, केंद्रीय नेतृत्व उनको कुछ गिन नहीं रही थी, अब
उनका कोई वैल्यू बढ़ रहा है या कोई समर्थन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में मिला है, क्या लगता है वसुंधरा राजे सीएम बन सकती है आने वाले दिनों में? केंद्रीय नेतृत्व उनको घोषित कर सकती है? देखिए दिलीप जी, मैं आपको फिर एक पीछे ले जाना चाहूंगा। गुजरात में देखिए, आप भूपेन्द्र पटेल मुख्यमंत्री हैं, आप ज्यादा जानते हैं बेहतर। एक तरह से देखा जाए तो एक पोस्ट क्रिएट कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने कि आपको यहाँ पर मुख्यमंत्री पद का काम संभालना है, बाकी हम देखेंगे। उन्होंने चुनाव भी जीता गुजरात में भारी बहुमत से। यही केंद्रीय नेतृत्व चाहता था इन तीनों राज्यों में कि अगर सरकार बनती है तो हम अपने मुख्यमंत्री वहां पर नियुक्त कर देंगे, लेकिन अब परिस्थितियां बदली हुई बिल्कुल। हालांकि छत्तीसगढ़ में केंद्रीय नेतृत्व जो चाहेगा वह मुख्यमंत्री बनेगा, राजस्थान में भी वही होगा जो केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा। मध्य में सवाल दूसरा है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने अपना महत्व सिद्ध किया है। हालांकि जो मालवा अंचल है, मालवा अंचल की करीब 66 सीटें ऐसी थी जो निर्णायक थी। पिछली बार भी कांग्रेस ने यहाँ 35 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी, इस बार यहाँ पर करीब 50 सीटें का भाजपा जीतने वाली है। तो ऐसी स्थिति में अगर कैलाश विजयवर्गीय यहाँ दावा ठोकते हैं तो ये भी चौंकाने वाला होगा। कैलाश विजयवर्गीय निर्मल जी, जो एक ब्रेकिंग न्यूज आ रहे हैं कि अशोक गहलोत इस्तीफा दे सकते हैं अपने पद से, ऐसे जो बात आ रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि अशोक जी प्रेस कॉन्फ्रेंस अशोक गहलोत अगर करते हैं, कौन कौन से कारण बताएंगे या इस्तीफा देंगे क्या? और दूसरा कि केंद्रीय नेतृत्व का जो रुख है वो उनके तरफ कैसा रहेगा आने वाले दिनों में? देखिए, अशोक गहलोत की भूमिका केंद्र में कब नहीं होने वाली है, क्योंकि इतनी उम्र हो चुकी है, इतना अनुभव है, तो केंद्रीय नेतृत्व तो साथ कर चलेगा। उनमें आज भी वो लोकप्रिय नेता है राजस्थान के, इसमें कोई दो राय नहीं। जहां तक इस्तीफे का सवाल है तो निश्चित रूप से वे हार स्वीकार कर चुके हैं, इसका मतलब यही माना जाए। और जो वो कारण बताएंगे, कारणों में यह है कि वो जनता को जाकर वो यही कहेंगे कि साहब जातिगत इस वोट को ना तो विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ा गया, इसको ध्रुवीकरण किया गया, वोटों का ध्रुवीकरण किया गया, जातिगत किया गया, सनातन के नाम पर चुनाव लड़ा गया, हिंदुत्व का मुद्दा उठाया गया। वो बहुत कारण बता सकते हैं, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि अशोक गहलोत को अपनी कमजोरियों का भुगतान करना पड़ा है इस चुनाव में। निर्मल जी, सवाल यह है कि जो एक ट्रेंड बनता है, अब तक ऐसा ट्रेंड था जनता दरबार का कि 5 सालों में सत्ता बदलती रहती है। इस बार ऐसा था कि अशोक गहलोत ये ट्रेंड तोड़ पाएंगे, पर ऐसा कुछ दिखा नहीं है। क्या लगता है कि राजस्थान की जनता को अन्य राज्यों, अन्य स्टेट की जनता से ज्यादा समझदार समझा जाए? क्या कहते हैं एक राजनीतिक ने, विश्लेषक के जरिए? देखिए, राजस्थान की जनता है स्वावलंबी, बहुत ही स्वाभिमानी और स्वावलंबी। उन पर किसी चीज का असर नहीं होता। उनका सीधा सा कहना है, उनका सीधा सा मत रहता है कि हमारे लिए कौन नेता बेहतर है या कौन सी सरकार बेहतर है। वो सरकार को अपने ऊपर हावी कभी नहीं होने देती। हालांकि जो अशोक गहलोत की योजनाएं है वो आम जनता के हित के लिए बहुत बेहतर थी, शायद उनकी स्वास्थ्य वाली योजना हो, महिलाओं को लेकर सहयोग की योजना हो, लेकिन जनता इसे स्वीकार नहीं करती। वो जनता कभी भी राजनीति पर निर्भर नहीं है, बल्कि वो हमेशा राजनीति के ऊपर खुद हावी रहती है। और इस बार भी उन्होंने साबित किया कि आपको हमारे हिसाब से ही चलना होगा, यदि नहीं चलोगे तो आपको सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा। और उन्होंने अशोक गहलोत को सत्ता से बेदखल कर दी। बिल्कुल। निर्मल जी, छत्तीसगढ़ में ये कैसा हुआ? छत्तीसगढ़ में जो रुझान, मतलब जो एग्जिट पोल थे, उनमें तो कांग्रेस को क्लीन स्वीप बता रहे थे। हालांकि छत्तीसगढ़ में तो पहले नो डाउट कांग्रेस लीड कर रही थी, पर बाद में जो पिक्चर देखने को मिला कि कांग्रेस पीछे गई और भारतीय जनता पार्टी आगे आ रही। पहले ऐसा लगता था कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार बना रही है, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस बना रही है। अब पूरा पिक्चर उल्टा दिखता है। मतलब एक ही जो स्टेट है वो कांग्रेस को मिल रहा है, 3 भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में क्यों बदलाव आया? क्या कमी रह गई कांग्रेस की? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो सबसे बड़ी कमजोरी रही है वो भारतीय जनता पार्टी की रही है, कांग्रेस की नहीं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की अंग्रेजी ये रही कि तरफ नहीं। आप बिहार में देखिए, लीडरशिप नहीं बन पा रही है, राजस्थान में कोई लीडरशिप नहीं है। तो ये जो लीडरशिप की कमजोरी को कांग्रेस ने वहां पर हावी हो गए, कांग्रेस वहां पर हावी हुई। भूपेश बघेल ने जिस तरह से वहां पर सबको लेकर चले, वो देखिए टीएस सिंहदेव वहां पर एक बड़े कद्दावर नेता है, लेकिन उनको उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को कमजोर अपने पक्ष में कर लिया और वो सरकार चलाते रहे। हालांकि उनको भी बहुत विघ्न आए थे, लेकिन जिस तरह का माहौल था वहां पर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में थी ही नहीं। रमन सिंह अकेला एक नाम है, लेकिन वो भी कमजोर साबित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में केंद्रीय नेतृत्व ने वहां पर अपनी ताकत लगाई। लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस को वहां पर कॉन्फिडेंस था, कांग्रेस का कॉन्फिडेंस सही भी था, क्योंकि वहां पर सत्ता विरोधी लहर नहीं थी। लेकिन मुझे लगता है महादेव वेब का जो मामला आया, जिस तरह से सीधे इल्जाम भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री वहां पर एकमात्र चेहरा थे, मुख्यमंत्री के नाम पर ही वहां पर भूपेश बघेल के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा था, लेकिन सीधा उन पर आरोप लगने से
निश्चित रूप से जनता के मन में एक उनके प्रति विश्वास में कमजोरी आई। आप देखिए रायपुर जैसी जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है, वहां सभी सीटों पर भाजपा लीड कर रही है। यानी कि शहरी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने अपना वर्चस्व सिद्ध करा और जो जानकार लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने वहां की सरकार को, स्थानीय सरकार को अस्वीकार किया। हालांकि वहां पर जो बेल्ट है, आदिवासी बेल्ट बहुत है, नक्सली एरिया है, लेकिन सरगुजा जैसे जिले में भी भारतीय जनता पार्टी अच्छी स्थिति में है। और ये निश्चित रूप से इसमें मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अति विश्वास, जो अति आत्मविश्वास था, वो से लीड हुआ है। बिल्कुल। चलो निर्मल जी, सवाल आखिर ये है कि इसका असर 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उस पर कितना रहेगा? क्या कुछ राजनीति में कोई बदलाव देखने को मिलेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो? क्योंकि अब 2024 लोकसभा चुनाव में तो एनडीए वर्सेस इंडिया होगा, तो उसमें कुछ इंडिया में दम लगता है आपको कि कुछ कर पाएगा? देखिए, इस चुनाव के बाद आप मान के चलिए कि INDIA बिखर चुका है, अब नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश में देखिए आप, बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। मतलब इनमें एकता तो चुनाव के पहले ही खत्म हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव आते आते ही है, और अभी परिणामों ने तो इनकी विचारधारा बिल्कुल बदल दी होगी। अब ये कल से जिस तरह से एक दूसरे पर इल्जाम लगाएंगे, और मध्य प्रदेश में शुरुआत हो चुकी है, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाना शुरू भी कर दिया है। तो मान के चलिए ये अब ये इनकी एकता कहीं काम नहीं आएगी। और जो केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का, उसका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। मतलब एकदम 200% आप मान के चलिए कि कॉन्फिडेंस लेवल उनका बहुत बढ़ चुका है। और अब 2024 का चुनाव वो बड़ी बुलंदी के साथ लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है बूथ लेवल का, वह भी अब बहुत मजबूत हो चुका है, उसका भी आत्मविश्वास बढ़ चुका है। और 2024 का चुनाव शायद आप लोग जो आकलन करें कि 300 सीट, लेकिन मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी करीब 400 सीटों के करीब जाकर एक नया इतिहास बनाएगी। ચલો બિલકુલ નિર્મલજીએ જે પ્રમાણે કહ્યું કે જો જે પ્રમાણેનું અત્યારે જે પરફોર્મન્સ ભારતીય જનતા પાર્ટીનું જોવા મળી રહ્યું છે અને એ જોતા લાગે છે કે લોકસભા ચુનાવમાં 2024માં પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી 300+ ની વાત છે, પરંતુ 400+ લઈ જાય તો પણ નવાઈ નહીં। અને જે પ્રમાણે 3 રાજ્યોમાં લીડ કરી રહ્યું છે અને ખાસ તો જે મધ્યપ્રદેશ છે, છત્તીસગઢ છે, રાજસ્થાન, તેલંગાણામાં કોંગ્રેસ સરકાર બનાવે છે, પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીને એમાં કોઈ નુકસાન નથી। આની અસર 2024ની લોકસભાની ચૂંટણી પર પણ ક્યાંક જોવા મળશે એવું પણ निर्मल जी જણાવી રહ્યા છે। તો ખાસ ચર્ચાનું અહીં સમાપન કરે છે निर्मल सिरोया। आप हमारे साथ जुड़े गुजरात न्यूज के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी धन्यवाद। તો દર્શક મિત્રો, પરિણામ પરિવર્તન કે પુનરાવર્તન, ક્યાંક પરિવર્તન ક્યાંક પુનરાવર્તન। લઈશું એક બ્રેક બાદ પણ આગળ જોતા રહો ગુજરાત ન્યૂઝ, અપડેટ આપને આપતા રહીશું। નમસ્કાર।